नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जीएस एकेडमी पे। जो हमारी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सीरीज चल रही है, उसी को कंटिन्यू करते हुए जो आज का पेपर है, ये है जेईई का पेपर, जो कि ये पीएससी के द्वारा आयोजित करवाया गया था, जिसमें जो कि 100 नंबर की हिंदी पूछी जाती है। और यही जो 100 नंबर की हिंदी पूछी गई थी, इसका ये पेपर है। आज की जो वीडियो है, इसमें 50 क्वेश्चन होंगे, और जो 50 क्वेश्चन से आगे के क्वेश्चन है, ये दूसरी भाग में आएंगे, ताकि वीडियो थोड़ी छोटी बनी और सहूलियत से बने और आपको देखने में भी आसानी हो। और ये सीरीज आपको कैसी लग रही है, कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो जो आज का जो पेपर है, ये आगामी एग्जाम में आपको बहुत ज़्यादा मदद करेगी, क्योंकि जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होते हैं वो हमारे बहुत ज़्यादा गलत होते हैं, और उन्हीं क्वेश्चनों को अगर हम ठीक कर लें तो हमारे सिलेक्शन के चांसेस और ज़्यादा बढ़ जाएंगे, और आप अपनी तैयारी दोगुनी कर दें। उत्तराखंड पुलिस की भी भर्ती जो विज्ञापन है वो जारी हो चुका है, और एसआई में तो 100 नंबर की हिंदी पूछी जानी है। यहाँ से आपको डिटेल क्वेश्चन वहाँ देखने को ज़रूर मिलेंगे। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। पहला क्वेश्चन है, आप भला तो जग भला लोकोक्ति का अर्थ है। आप भला तो जग भला लोकोक्ति का अर्थ है, वो है भले को भले ही लगते हैं। ऑप्शन नंबर जो बी है, इसका आंसर बनेगा। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, ओखली में सिर देना मुहावरे का अर्थ है। ओखली में सिर देने का मुहावरे का अर्थ है जानबूझकर विपत्ति मोल लेना। ऑप्शन नंबर जो सी है, इसका आंसर बनेगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, बाँछे खिल जाना मुहावरे का अर्थ है। बाँछे खिल जाने मुहावरे का अर्थ है प्रसन्न हो जाना, यानी कि बहुत खुश हो जाना। ऑप्शन नंबर जो सी है, इसका आंसर बनेगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, गागर में सागर भरना लोकोक्ति का अर्थ है। गागर में सागर भरने का जो अर्थ है, वो है कम शब्दों में बहुत कुछ कहना। ऑप्शन नंबर जो सी है, इसका आंसर बनेगा। अब एक अपठित गद्यांश दिया गया है, जिसमें 10 क्वेश्चन दिए गए हैं, और इसी अपठित गद्यांश से जितने भी क्वेश्चन आने और 10 क्वेश्चन आएंगे, वो इसी अपठित गद्यांश से आएंगे। ये अपठित गद्यांश जो है काफ़ी लंबा है, अगर आप इसको पढ़ना चाहें तो आप पढ़ सकते हैं। और अगर आपको इसकी पीडीएफ भी चाहिए तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, आप वहाँ से आप इसका पीडीएफ ले सकते हैं। तो इसको आप पहले आप रीड कर लीजिएगा, मैं आपको सीधे आंसर बता देता हूँ इन क्वेश्चनों के। पहला क्वेश्चन है, सुयोग्य वैद्य रोगी के लिए क्या कहता है। जो अपठित गद्यांश में इसके लिए बोला गया है, ऑप्शन नंबर जो क्वेश्चन नंबर 5 का है, उसका जो आंसर है वह आनंद के उपाय सुझाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, हंसी से व्यक्ति फिर है रिक्त स्थान, और रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है कि यहाँ पे कौन सा शब्द आएगा। यहाँ पे आएगा खिलखिला उठता है। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर अगला है, प्रफुल्लित का अर्थ है। प्रफुल्लित का जो अर्थ है, वो है खिल उठना। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर बनेगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, छींकने वाले व्यक्ति की उम्र होती है। ऑप्शन के इसमें क्या आएगा, इसमें आता आएगा कम होती है। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर अगला है, क्वेश्चन नंबर 9, हंसी भीतरी आनंद का बाहरी चिन्ह है। इसका अर्थ स्पष्ट करना है। इसमें अर्थ कौन सा रहेगा, इसका आंसर बनेगा आंसर नंबर सी। हंसी मन के आनंद को बाहर प्रकट करती है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही और करेक्ट आंसर बनेगा। क्वेश्चन नंबर अगला है, प्रयुक्त गद्यांश का शीर्षक क्या है। इसका जो शीर्षक है, वो है ऑप्शन नंबर ए, हंसी एक वरदान। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, प्राण रक्षा के लिए उत्तम से उत्तम उपाय है, स्पष्ट कीजिए। इसका जो अर्थ है वो स्पष्ट करना है। इसका जो अर्थ है वो रहेगा चित्त को प्रसन्न रखना। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर अगला है, आनंद को प्रबल इंजन क्यों कहा गया है। ये गद्यांश का भागा अगर आप गद्यांश पढ़ेंगे तो इसका आंसर आप इजीली दे पाएंगे। तो इसका जो आंसर है वो है, वह शोक और दुख को दूर करता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर बनेगा। क्वेश्चन नंबर अगला है, प्रफुल्लित में उपसर्ग है। जो प्रफुल्लित में उपसर्ग है वो है प्रो। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है।
पूछे गए हैं। आप देखा, प्रफुल्लित का अर्थ भी पूछ लिया गया और प्रफुल्लित में उपसर्ग कौन सा है ये भी पूछ लिया गया है। अब क्वेश्चन नंबर 14 की ओर बढ़ते हैं। मात्रा के आधार पर व्यंजनों की श्रेणी होती है। श्वास या व्यंजनों की श्रेणी में अल्प प्राण और महाप्राण दो प्रकार के होते हैं। ऑप्शन नंबर जो बी में है इसका आंसर बनेगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, निम्नलिखित में से महाप्राण समूह कौन सा है। जो महाप्राण है वो कौन कौन से होते हैं, किस वर्ग के। दूसरे और जो चौथे होते हैं वो महाप्राण कहलाते हैं हमारे। पहला और तीसरा और जो पांचवा है ये अल्पप्राण कहलाते हैं। ऑप्शन के हिसाब से जो बी है इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर अगला है, निम्नलिखित में से ऊष्म व्यंजन है। ऊष्म व्यंजन कौन सा है इसमें। जो इसका आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जो शौ है ये ऊष्म व्यंजन के अंतर्गत आता है। क्वेश्चन नंबर अगला है, उच्चारण स्थान के आधार पर चौ वर्ग है। जो चौ वर्ग है ये तालव्य व्यंजन के अंतर्गत आता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सटीक आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 18 है, अब निम्नलिखित में ओष्ठ वर्ण कौन सा है। इसमें से हमें बताना कि ओष्ठ वर्ण कौन सा है। जो भ है ये ओष्ठ वर्ण के अंतर्गत आता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 19 है, निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजन महाप्राण है। चार ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें बताना कि महाप्राण व्यंजन कौन सा है। इसमें जो ख है ये महाप्राण व्यंजन के अंतर्गत आता है। क्वेश्चन नंबर 20 है, निम्नलिखित में कौन सा वर्ण घोष है। घोष वर्ण व्यंजन कौन सा है। जो इसमें आंसर है वो दो है। ऑप्शन नंबर सी है ये एक घोष वर्ण है। क्वेश्चन नंबर 21 की ओर बढ़ते हैं। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द बताना है। वर्तनी की दृष्टि से बताना कि शुद्ध शब्द कौन सा है। जो वशिष्ठ है हमारा, ऑप्शन नंबर सी में ये सही लिखा गया है। और जो वशिष्ठ है ये ठ नहीं होता, ये यहाँ पे ठ गलत लिखा गया है। और वशिष्ठ इसमें जो है ये जो र है ये गलत लिखा गया है। और जो वस्तु है वस्तु ऐसे नहीं लिखा जाता, वस्तु को हम ऐसे लिखते हैं। वस्तु छोटी ऊ की मात्रा वस्तु लिखा जाता है। इसका जो आंसर है वो सी बनेगा। क्वेश्चन नंबर अगला है, ह्रस्व दीर्घ और लुप्त प्रकार होते हैं, ये होते हैं स्वर के। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर बनेगा हमारा। क्वेश्चन नंबर अगला है, जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र होता है उन वर्णों को कहते हैं, स्वतंत्र रूप से उच्चारित होने वाले को कहते हैं स्वर। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। और स्वर की सहायता से जिनको बोला जाता है उनको बोला जाता है व्यंजन। ऑप्शन नंबर जो बी में है इसका जो अर्थ रहेगा वो स्वर की सहायता से बोले जाने वाले शब्दों को क्या कहते हैं, व्यंजन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 की ओर बढ़ते हैं। बताना कि निम्नलिखित में दंत ओष्ठ व्यंजन कौन सा है। जो फ और व है ये दंत ओष्ठ व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर बनेगा। क्वेश्चन नंबर अगला है, ये वर्ण विश्लेषण से क्वेश्चन पूछा गया है, जिसमें हमको कृपण का वर्ण विश्लेषण बताना कि कौन सा सही रहेगा। इसका जो आंसर है वो रहेगा आंसर बी इसका सटीक आंसर रहेगा। क आधा, फिर री, फिर प आधा, अ, अण और अ, ये इसका जो सही बनेगा कृपण का वर्ण विश्लेषण ये बनेगा। क्वेश्चन नंबर अगला है, निम्नलिखित में से किस शब्द में शुद्ध वर्तनी है। बताना कि शुद्ध वर्तनी किसमें लिखी गई है। जो हमारा आपूर्ति है ऑप्शन नंबर जो डी है ये शुद्ध लिखा गया है। और जो और ऑप्शन है क्यों गलत हैं इसको भी देख लेते हैं। जो नीति है, नीति कैसे लिखा जाता है। नीति लिखा जाता है बड़ी छोटी, ये नीति ऐसे लिखा जाता है। और आपूर्ति जो लिखा गया है, आपूर्ति तो मैंने बता दिया आपको, आपूर्ति ऐसे लिखा जाता है, ऐसे आपूर्ति ये सही होगा। और जो छतरी है, छतरी कैसे लिखा जाता है। छतरी लिखा जाता है क्षेत्रीय, क्षेत्रीय शुद्ध ऐसे लिखा जाता है। तो क्वेश्चन इसका जो आंसर बनेगा वो आंसर डी इसका करेक्ट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर अगला है, क्वेश्चन नंबर 27, निम्नांकित में शुद्ध छांटिए। बताना कि इसमें भी शुद्ध शब्द कौन सा है। अब इसमें बताना कि हमें शुद्ध शब्द कौन सा है। जो अतिथि है वो शुद्ध ये लिखा गया है। ऑप्शन नंबर जो बी वाला ये लिखा गया। अतिथि ये वाला गलत होता है और बी वाला ये बिल्कुल सटीक लिखा गया है। अगला लिखा गया है उन्नति। उन्नति को शुद्ध हम कैसे लिखते हैं, ओ आधा नौ छोटी ती लिखते हैं तो ये शुद्ध होता है उन्नति। और इच्छा लिखा जाता है इच्छा छोटी ई आधा च और छा, इच्छा ऐसे लिखा जाता है शुद्ध। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से वर्तनी की शुद्ध रूप पहचानिए।
4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें बताना कि कौन सा वर्तनी हमारी शुद्ध लिखी गई है। जो अधीन है, ऑप्शन नंबर जो ए है, ये शुद्ध लिखा गया है, अधीन होता है, न कि आधीन होता है। आधीन नहीं होता, ये रॉन्ग रहेगा, ये सही रहेगा। और अत्याधिक लिखा गया है, अत्यधिक नहीं होता, जबकि अत्यधिक होता है। मतलब तो य अधिक, अत्यधिक ऐसे लिखा जाता है। और ऑप्शन नंबर जो डी की ओर बढ़ते हैं, तो इसमें लिखा गया अभ्यर्थी। ये अभ्यर्थी न हो गए, ये होता है अभ्यर्थी, अभ्यर्थी होता है, अभ्यर्थी। थोड़ा लिखने में प्रॉब्लम हो रही है तो आप एडजस्टमेंट करिएगा, इसको देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वर्तनी की शुद्ध वर्तनी बताना है। इनमें से बताना है कि शुद्ध वर्तनी कौन सी है। क्वेश्चन नंबर 29 बढ़ते हैं। जो ऑप्शन नंबर ए है, अनअधिकार होता है, ये हमारा शुद्ध लिखा गया है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर बी तो वैसे ही गलत होता है, अनाधिकार होता है, अनाधिकार नहीं होता, अनधिकार होता है। और अभियंतर लिखा गया है, जो कि ये भी रॉन्ग लिखा गया है, ये होता है अभियंतर। अ आधा भ य अभियंतर, ऐसे शुद्ध लिखा जाता है अभियंतर। और अगला क्वेश्चन जो ऑप्शन डी की ओर देखते हैं, तो इसमें लिखा गया है दुरावस्था। ये दुरावस्था होता है, दुरावस्था, दुरावस्था ऐसे लिखा जाता है, शुद्ध दुरावस्था। क्वेश्चन नंबर 30 की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से शुद्ध बताना है, इसमें भी बताना है कि शुद्ध शब्द कौन सा है। ऑप्शन नंबर जो बी है, ये शुद्ध लिखा गया है सन्यासी। क्वेश्चन नंबर 31 की ओर बढ़ते हैं। जिस समास के दोनों पद प्रधान होते हैं, उसे कहते हैं, जिस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं, उसे बोला जाता है द्वंद्व समास। जैसे कि माता और पिता, उदाहरण के तौर पे माता और पिता, जिसमें दोनों पद प्रधान होते हैं, माता पिता दोनों पद प्रधान हैं और बीच में योजक चिन्ह का प्रयोग किया गया है, वो द्वंद्व समास के अंतर्गत आता है। क्वेश्चन नंबर 32, निम्नलिखित में से औपसर्ग का शब्द है, जिसमें बताना कि औपसर्ग किसमें लगा है, वो शब्द हमें बताना है। ऑप्शन नंबर जो सी है औचक, ये शुद्ध लिखा गया है, बाकी और गलत है। अगला क्वेश्चन फिर वर्तनी विश्लेषण से क्वेश्चन पूछा गया है। ज्योतिषना का वर्तनी विश्लेषण शुद्ध क्या होगा। जो ज्योतिषना है, इसका वर्तनी जो विश्लेषण शुद्ध होगा, ऑप्शन नंबर ए, ज आधा य ओ आधा तो स न आ, ज्योतिषना ऐसे लिखा जाता है, शुद्ध। क्वेश्चन नंबर 34 की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित शब्दों में से संयुक्त अक्षर के कारण वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द बताना है। इसमें आप बताना कि अशुद्ध शब्द कौन सा है। जो अशुद्ध शब्द है वो है ऑप्शन नंबर शुद्ध अशुद्ध शब्द है जो ऑप्शन नंबर बी है स्वास्थ्य, ये गलत लिखा गया है, जबकि उद्देश्य, राज्याभिषेक और आशीर्वाद जो है शुद्ध लिखा गया है। अब हमें बताने कि स्वास्थ्य शुद्ध कैसे लिखा जाए। जो स्वास्थ्य है वो शुद्ध लिखा जाता है स्वास थ य, स्वास्थ्य, आधा सौ भी होता है बीच में, एक बार और लिखता हूँ, स्वा स्वास्थ्य होता है। क्वेश्चन नंबर 35 के बताएं, कृतज्ञ का वर्तनी विश्लेषण बताना है। कृतज्ञ का वर्तनी विश्लेषण कौन सा रहेगा। इसका जो आंसर है वो आंसर सी इसका करेक्ट बचेगा। क री आधा तो अ ध न अ, जो इसका जो सही आंसर बनेगा वो सी बिल्कुल सही आंसर बनेगा। क्वेश्चन नंबर 36, विज्ञान शब्द में कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है। विज्ञान में वी उपसर्ग लगा हुआ है, ऑप्शन नंबर बी इसका डी इसका सही आंसर बनेगा। अगला जो क्वेश्चन है वह शासकीय शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय कौन सा है। जो शासकीय शब्द में प्रत्यय लगा हुआ है वो लगा हुआ है ई प्रत्यय, यानी कि जो ऑप्शन नंबर सी वाला है इसका सही आंसर रहेगा। शासक इसका मूल शब्द हो गया और ई इसमें प्रत्यय लगा हुआ है, तो शब्द बनेगा शासकीय। क्वेश्चन नंबर 38 की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से प्रत्यय नहीं है, किस शब्द में प्रत्यय नहीं है वो बताना है हमें। तो इसका जो आंसर बनेगा वो बनेगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, अनुकरण। इसमें प्रत्यय नहीं है, इसमें अनु उपसर्ग लगा हुआ है। क्वेश्चन नंबर अगला है, बुद्धिजीवी में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है।
बुद्धि इसका मूल शब्द हो गया और जीवी इसमें प्रत्यय लगा हुआ है, यानी कि जीवी इसका आंसर बनेगा और शब्द बनेगा बुद्धिजीवी। क्वेश्चन नंबर 40, निम्नलिखित शब्दों में से कौन से शब्द में अयादी संधि नहीं है? अयादी संधि जो नहीं है वो है गणेश में अयादी संधि नहीं है, जबकि नयन, नायक और पावक में जो है ये अयादी संधि है। क्वेश्चन नंबर अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द उपसर्ग और प्रत्यय से जुड़ा हुआ है? जिसमें उपसर्ग भी है और प्रत्यय भी है, वो शब्द कौन सा है? जो अनुकरणीय है इसमें अनु उपसर्ग लगा हुआ है और करणीय अई प्रत्यय लगा हुआ है, इसका जो आंसर है वो सी बनेगा, अनुकरणीय इसका सही आंसर बनेगा। अगला जो क्वेश्चन है वो है राजपुरुष में कौन सा समास है? जो राजपुरुष है इसमें तत्पुरुष समास है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर बनेगा। क्वेश्चन नंबर 43 है, जिसमें प्रथम पद संख्यावाची विश्लेषण हो और दूसरा जो है वो संज्ञा हो, संज्ञा पद हो, उसमें कौन सा समास होगा ये बताना है। इसमें होगा द्विगु समास, ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर अगला है, पुनर्विवाह शब्द में कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है? जो इसमें उपसर्ग लगा हुआ है पुनर्उपसर्ग लगा हुआ है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, संसार में कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है? जो संसार में उपसर्ग लगा हुआ है वो है सम उपसर्ग, ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 46 है, महिमा शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? जो महिमा है इसमें इमा प्रत्यय लगा हुआ है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर बनेगा। क्वेश्चन नंबर 47 है, निम्नलिखित में से तद्धित प्रत्यय का उदाहरण नहीं है। जो तद्धित प्रत्यय का उदाहरण नहीं है वो है उड़ान, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर बनेगा। इसमें जो तद्धित प्रत्यय किसमें लगते हैं? जिस संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण के पीछे जो लगते हैं वो तद्धित प्रत्यय के अंतर्गत आते हैं, और जो नहीं है पूछा गया है उड़ान में जो है ये क्रिया के पीछे लगाया है, उड़ एक क्रिया है और उड़ान से उड़ शब्द से उड़ान बना है शब्द, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर बनेगा। अगला क्वेश्चन है, कृत्य शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा है? जो कृति में जो है वो कृत इसकी मूल शब्द हो गया और ती इसमें प्रत्यय लगा हुआ है, जो शब्द बनेगा वो कृति बनेगा। क्वेश्चन नंबर अगला है, क्वेश्चन नंबर 49, प्यासा शब्द में कौन सा प्रत्यय है? जो प्यासा में है वो कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? उसमें है आ प्रत्यय, ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर बनेगा। वीडियो का अंतिम क्वेश्चन, फलित शब्द का प्रत्यय है। जो फलित है, फलित में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है ये बताना है। फलित में इत प्रत्यय लगा हुआ है तब ये शब्द बनेगा फलित, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर रहेगा। तो ये 50 क्वेश्चन हमने कवर कर लिए हैं। ये सीरीज कैसी लगी आपको ज़रूर बताएं, और आगामी एग्जामों के लिए आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल ये सीरीज रहने वाली है। खासकर जो उत्तराखंड एसआई का पेपर होने वाला है और उत्तराखंड पुलिस की जो वैकेंसी आ गई है उसकी भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये रहने वाला है। तो ये वीडियो कैसी लगी आप कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पे को सब्सक्राइब भी करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों पे शेयर करें। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू नेक्स्ट टाइम, धन्यवाद।